हेलो फ्रेंड, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए प्राचीन भारत के इतिहास विषय से एक प्रश्न का उत्तर कराने वाली हूँ। ये उन सारे स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो जाएगा जो जेपीएससी और बीपीएससी की तैयारियों में लगे हैं। और जो प्रश्न आज की क्लास में मैंने लिया है वो है कि कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का एक मोड़ था, व्याख्या करना है। जो कलिंग का युद्ध हुआ था अशोक के शासनकाल में, वो अशोक के जीवन का एक मोड़ साबित हुआ। कैसे, ये व्याख्या करनी है। तो इसका आंसर मैंने किस तरीके से लिखा है, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। राज्यारोहण के पश्चात अशोक ने अपने पूर्वजों के दिग्विजय की नीति को अपनाया। जब अशोक ने राजगद्दी को संभाला तो उनको अपने पूर्वजों से एक बहुत बड़ा साम्राज्य मिला था और उनके पूर्वजों ने जो दिग्विजय की नीति को अपनाया था उसी को राजा अशोक ने भी फॉलो किया था। अशोक ने भी दिग्विजय की ही नीति को अपनाया था। यद्यपि उसको अपने पूर्वजों से एक विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ था, किंतु अशोक जो था वो संपूर्ण भारत को विजित करना चाहता था। उसको एक बड़ा साम्राज्य मिला था अपने पूर्वजों से, लेकिन अशोक ये चाहते थे कि उनका जो साम्राज्य है वो पूरे भारत पर स्थापित हो जाए। कलहण की राजतरंगिणी से मालूम होता है कि पहले उसने कश्मीर को विजय किया। कश्मीर पे उन्होंने आक्रमण किया, विजय किया। ऐसी अनुश्रुति है कि अशोक ने ही श्रीनगर को बसाया था। अशोक ने श्रीनगर को बसाया था। कश्मीर की घाटी में अनेक चैत्य और स्तूपों का निर्माण किया था। इससे यह पता चलता है कि कश्मीर पर भी आधिपत्य था अशोक का। इसके बाद कलिंग विजय किया। कश्मीर पे विजय करने के बाद उसने कलिंग का विजय किया था, जो भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित था। जो कलिंग जो था वो भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित था। जैसे मैंने मैप में यहाँ दिखाया है, ये कलिंग है जो भारत का दक्षिण पूर्व का क्षेत्र है। तो जो अशोक थे वो इनको जीतना चाहते थे। इसके बाद कलिंग विजय का जो भारत का दक्षिण पूर्व में जो स्थित था कलिंग, उसका विजय किया। कलिंग नंद सम्राटों के भी अधीन था। अशोक, ऐसा नहीं था कि अशोक ही पहले ऐसे मगध के शासक थे जिन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। तो अशोक के पहले जो नंद वंश का शासन था उनका भी आधिपत्य था कलिंग पर। किंतु उनके पतन के बाद कलिंग ने अपनी स्वतंत्रता को घोषित कर दिया। लेकिन जब नंदवंश का पतन हो गया तो कलिंग स्वतंत्र हो गया। उस समय अशोक का राज्य कश्मीर से नेल्लौर तक, बंगाल से हेरात तक फैला हुआ था। जब तक कलिंग पर विजय नहीं हुआ था अशोक का, तब तक जो अशोक का साम्राज्य था वो कश्मीर से नेल्लौर तक, बंगाल से हेरात तक फैला हुआ था। किंतु कलिंग के कारण उसका दक्षिण पूर्वी भाग असुरक्षित था। कलिंग को वो विजित नहीं कर पाया था और इस कारण से जो कलिंग का जो दक्षिण पूर्व का जो क्षेत्र था वो असुरक्षित था। वो चाहता था कि कलिंग को विजय करके दक्षिण पूर्व का जो भाग है उसको सुरक्षित कर लेना। अतः इस पर विजय प्राप्त करने के लिए अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। तो वो चाहते थे कि कलिंग पर विजय प्राप्त करें। तो अशोक के शासन का जो 8वां वर्ष हुआ था, 8वें वर्ष, उन्होंने कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। कलिंग देश बंगाल की खाड़ी के समीप महानदी तथा गोदावरी नदियों के मध्य स्थित था। तो कलिंग जो था वो बंगाल की खाड़ी के समीप था और महानदी और गोदावरी नदी के बीच में था। गोदावरी और महानदी के बीच में था कलिंग, और कहाँ था, बंगाल की खाड़ी के समीप भी था। यह एक शक्तिशाली और संपन्न राज्य था। बिंदुसार ने कलिंग को जीतने की योजना बनाई। अशोक के जो पिताजी थे बिंदुसार, उन्होंने भी कलिंग को जीतने का एक बनाया था, खाका तैयार किया था, परंतु वह अपनी योजना को पूरी नहीं कर सके। अशोक जब सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने इस योजना को पूरा करने का निश्चय किया। चूँकि उनके पिताजी ने यह सपना देखा था कि कलिंग पर विजय प्राप्त करें, उन्होंने योजना भी बनाई थी लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए थे। अशोक को लगा कि अशोक ने जब सिंहासन पर उन्होंने गद्दी संभाली तो फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, निश्चय किया कि नहीं, कलिंग पर वो विजय प्राप्त करेंगे। वह कलिंग को मौर्य साम्राज्य का शत्रु समझते थे। बहुत सारे कारण थे शत्रु समझने के। कलिंग का शासक महत्वाकांक्षी था। कलिंग के जो राजा थे वो काफ़ी महत्वाकांक्षी थे, शक्तिशाली समझता था इस मायने में कि वहाँ के राजा शक्तिशाली थे। कलिंग के राज्य को मौर्य साम्राज्य के लिए खतरा समझा जा रहा था।
उसे आशंका थी कि कलिंग मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर सकता है। अशोक को ऐसा लगा कि कलिंग इतना शक्तिशाली साम्राज्य है और ऐसा हो सकता है कि वो मगध साम्राज्य पे हमला कर दे। इसके अतिरिक्त कलिंग सामुद्रिक व्यापार का भी केंद्र था, बंगाल की खाड़ी से लगा रहता था, दोनों तरफ से नदियां जो थी कावेरी और गोदावरी ये भी सीमा बनाती थी। तो ये अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली राज्य साम्राज्य था जिसको कि अशोक अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। उसने एक विशाल सेना के साथ दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। अशोक अपने विजय अभियान में कलिंग को विजित करने के लिए एक विशाल सेना के साथ दक्षिण की ओर प्रस्थान किया और कलिंग पर चढ़ाई कर दी थी। यह अत्यंत भयंकर युद्ध था। जो युद्ध हुआ था कलिंग के साथ बहुत ही भयंकर था। रण क्षेत्र में 1 लाख व्यक्ति मारे गए थे, 1.5 लाख लोग जो थे वो बंदी बना लिए गए थे तथा उससे कई गुना जो थे वो घायल भी हो गए थे। बहुत से सैनिक के अंग भंग हो गए थे और बहुत सारे सैनिक ऐसे थे जो हताहत हुए थे इस युद्ध में। 13वें शिलालेख में अशोक ने इस युद्ध की भीषणता का वर्णन किया है। अशोक के बारे में उनके शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, उनसे बहुत कुछ पता चलता है। उनके समय में जितनी मूर्तियां भी बनी थी उनसे भी बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है। तो इसी में जो 13वां शिलालेख था, एक शिलालेख जिस पे लिखा हुआ 13वां लाइन जो था 13वां शिलालेख, उसमें अशोक ने एक युद्ध मतलब इस युद्ध की भीषणता का वर्णन किया, जो कि कलिंग युद्ध जो था वो कितना भीषण था। इतने व्यक्तियों की हत्या को देख करके अशोक का हृदय जो था वो काफ़ी पिघल उठा था। क्योंकि कलिंग युद्ध बहुत ही लोग मारे गए थे तो अशोक का हृदय इतने लोगों की हत्या को देख करके पिघल गया। उसे युद्ध से घृणा हो गई थी तथा रणभूमि में ही उसने प्रतिज्ञा की कि जब वह जीवन भर युद्ध नहीं करेगा तो उसने अपने महान रणभूमि में ही प्रतिज्ञा कर लिया था कि वो जीवन भर अब युद्ध नहीं करेगा क्योंकि बहुत भीषण युद्ध था। उसने अपने महान पूर्वज बिंबिसार के द्वारा मगध के दिग्विजय की नीति को त्याग करके धर्म विजय की नीति को अपना लिया था। तो बिंबिसार के जो पूर्वज बिंबिसार के द्वारा मगध की दिग्विजय की नीति का त्याग कर अपनी पूर्वजों के पूर्वज जो थे वो दिग्विजय की नीति को जो फॉलो करते थे उसी को फॉलो कर रहे थे अशोक भी। तो अशोक ने इस नीति को त्याग दिया, दिग्विजय की नीति को त्याग कर दिया और धर्म विजय की नीति को अपना लिया। धर्म या धर्म विजय की नीति को अशोक ने अपनाया कलिंग युद्ध के बाद। इस प्रकार कलिंग का युद्ध जो था वो मगध एवं भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि इस युद्ध के द्वारा लगभग 300 वर्षों से चली आ रही नीति का अशोक ने परित्याग कर दिया था। पिछले 300 वर्षों से जो दिग्विजय की नीति जो चली आ रही थी, राजा अशोक ने अब उसका परित्याग कर दिया और उसने अब सर्व कल्याण और सर्वहित के मार्ग को अपना लिया था। तो ये विजय नीति जो दिग्विजय की नीति थी उसका परिवर्तन हो गया किसमें, तो धम्म नीति में परिवर्तन हो गया। तो ये हुआ था कलिंग युद्ध के बाद ही। तो कलिंग युद्ध में भीषण रक्तपात हुआ, लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे और इससे कई गुना अधिक हताहत हुए थे। युद्ध की भयंकरता का प्रभाव अशोक पर पड़ा। इस युद्ध के बाद अशोक ने साम्राज्यवादी नीति का परित्याग करके धर्म प्रचार की नीति को अपनाया। साम्राज्यवादी युग का समाप्त हो गया और शांति सामाजिक उन्नति का युग जो था वो अब प्रारंभ हो गया था। रण घोष के स्थान पे धम्म घोष ने ले लिया था। साम्राज्यवादी नीति का परित्याग हुआ, धर्म प्रचार की नीति को, अब साम्राज्य का प्रसार नहीं हो रहा था, अब धर्म का प्रसार हो रहा था। अब क्या था कि जो रण घोष थे अब उसके स्थान पे धर्म घोष ने ले लिया था और जो दिग्विजय की नीति थी अब वो धर्म विजय की नीति में परिवर्तित हो गया था। ये सभी कलिंग युद्ध के बाद ही हुआ था। किंतु यहाँ उल्लेखनीय है कि कलिंग युद्ध के बाद मौर्य साम्राज्य की सैनिक दुर्बलता शुरू हो गई थी। मगध साम्राज्य की सैनिक श्रेष्ठता समाप्त होने लगी थी। इस प्रकार कलिंग युद्ध के साथ ही दिग्विजय का युग भी समाप्त हो गया और धर्म विजय का जो युग था वो प्रारंभ होता है। अशोक ने युद्ध और साम्राज्य विस्तार की नीति का परित्याग करके धर्म विजय की नीति को अपनाया था। राजा अशोक जो थे
उन्होंने युद्ध और साम्राज्य विस्तार नीति को परित्याग कर दिया, उसको धम्म विजय की नीति को अपना लिया। अशोक ने यह भी घोषित किया कि वह किसी भी राज्य के अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं करेगा, किसी भी राज्य को अपने साम्राज्य में वह सम्मिलित नहीं करेगा। उसने दक्षिण भारत और पश्चिम एशिया के यमन राज्यों के साथ भी मित्रता उसने स्थापित की थी। अब हम लोग निष्कर्ष के बारे में जानेंगे। आपने देखा किस तरीके से अशोक के व्यवहार में, सोच में परिवर्तन आया, उनकी नीतियों में परिवर्तन आया। अब हम लोग जानेंगे निष्कर्ष को। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने प्रतिज्ञा की कि धम्म की घोषणा करूँगा, जो धम्म है उसकी घोषणा करूँगा, धार्मिक शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करूँगा, आध्यात्मिक विकास होगा और धर्म के विरुद्ध धर्म की वृद्धि के साथ उनकी अभिवृद्धि होगी। अशोक की आकांक्षाएं तथा साम्राज्यवादी कामनाएं विश्व कल्याण में परिवर्तित हो गया था। उसने सैनिक जीवन का रणघोष धम्म घोष में बदल गया और उसके जीवन का मूल उद्देश्य हो गया धम्म विजय। इस प्रकार कलिंग युद्ध अशोक के जीवन में युगांतकारी घटना के साथ साथ एक नया मोड़ साबित हुआ। तो आज की क्लास में आपने देखा कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का एक मोड़ साबित हुआ, कैसे ये व्याख्या करना था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में मुख्य परीक्षा के पूछे भी जा चुके हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।